हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी तक आप बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें पहला टाइप आपने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप कहते हैं लैंगिक जनन। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि अलैंगिक जनन के बारे में। आप देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ आप जानेंगे कि जो अलैंगिक जनन है उसके भी अलग अलग प्रकार आते हैं। आप जानेंगे अलैंगिक जनन किस में पाया जा रहा है, किस प्रकार से होता है, और क्या यहाँ पर डिफरेंस होता है दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में जो आपका लास्ट टॉपिक था उसमें आपने पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस के बारे में। आपने जाना मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है वो किस में पाई जाती है। ह्यूमन बीइंग में नहीं पाई जाती है, तो क्यों नहीं पाई जाती। ठीक है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। आज हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब आप बात करेंगे अलैंगिक जनन की, क्या होता है अलैंगिक जनन। तो बेसिक सी चीजें देख लेते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। चलिए, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है। सबसे पहले तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, एक ही जनक शामिल होता है, जो कि हम बार बार बात कर चुके हैं। आपने कहा यहाँ पे सिर्फ एक ही जनक उपस्थित होता है। जनक कोई भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेल ही होगा या फीमेल ही होगी, एक ही जनक यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आपने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो प्रजनन अंग हैं वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, प्रजनन अंग शामिल नहीं होंगे। अब प्रजनन अंग शामिल नहीं होंगे तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, युग्मक का निर्माण भी नहीं होगा। ठीक है, युग्मक का निर्माण नहीं हुआ तो आपने कहा कि यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जब ये सारे ही कैरेक्टर आपने यहाँ पर देखे तो आपने क्या कहा, आपने कहा जब ये सारे ही कैरेक्टर आपने देखे तो आपने कहा कि ये क्या होती है, बहुत सरल प्रक्रिया है। ठीक है, प्रजनन की ये क्या है, सबसे सरल प्रक्रिया है। क्यों सरल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है। क्या करता है, कम समय यहाँ पर लगता है। किसमें कम समय लग रहा है, आपने कहा नई संतति उत्पन्न होने में क्या होता है, कम समय यहाँ पर लगता है। ठीक है, ये बात आप कर चुके हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज आपने कही है। सबसे पहले आपने कहा कि जब आप बात कर रहे थे लैंगिक जनन के बारे में, आपने कहा कि क्या होगा, यहाँ पे दो जनक आवश्यक होते हैं, क्योंकि दोनों जनकों की गैमेट जब फ्यूज होंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, संतति का निर्माण होगा। जब हमने बात की अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन में आपने पाया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जनक होगा तब भी यहाँ पे संतति का निर्माण हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैमीट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे युग्मक की आवश्यकता थी ही नहीं। तो युग्मक की आवश्यकता अगर है ही नहीं तो क्या होगा, एक ही जो जनक है वो क्या करेगा, संतति को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हम समझ चुके थे जब आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखा था, तब हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी।
अब हमने कहा कि जब एक ही जनक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही गैमीट से तो संतति का निर्माण नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं कि प्रजनन में गैमीट यानी कि युग्मक का यहाँ पे यूज हो रहा है, तो युग्मक सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होगा, दोनों ही प्रकार के आते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जनक है, इसलिए सिर्फ एक ही गैमीट से संतति नहीं बनती है। तो हमने क्या कहा, युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा, क्योंकि युग्मक का इसमें कोई रोल ही नहीं होगा, गैमीट यहाँ पर बनेंगे ही नहीं। अब गैमीट कहाँ बनते हैं, गैमीट कहाँ बनते हैं, आपने कहा कि जो प्रजनन आप तंत्र होता है या जो प्रजनन अंग होते हैं, आपके प्रजनन तंत्र में क्या होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं, वहीं पे युग्मक का निर्माण होता है। अब आपने क्या करना है, पीछे आप जाएंगे और आपने पीछे की जो चीजें हैं वो भी रिवाइज करती रहनी है। जब हमने पढ़ा था मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने अलग अलग ऑर्गन्स पढ़े थे। अलग अलग ऑर्गन्स में आपने क्या पढ़ा कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा ऑर्गन है जहां पर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो कौन सा अंग है कि जिसमें मेल गैमीट का निर्माण हो रहा होगा। क्योंकि हमने क्या कहा, सिस्टम कैसे बनता है, आप अगर बात करें सिस्टम के एक तंत्र की, कोई भी तंत्र हो सकता है, आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा अलग अलग ऑर्गन से मिलकर के बनते हैं। अलग अलग ऑर्गन से मिलकर के एक सिस्टम बनता है, वो सामूहिक रूप से एक ही काम करेंगे, जो मेन उनका काम होगा, जो मेन फंक्शन होता है वो एक होता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये जो काम होता है, ये क्या होता है, अलग अलग स्टेप में होता है। जैसे कि आप इसे रिलेट करेंगे डाइजेशन से, क्योंकि सबसे सिंपल प्रोसेस है और आप बार बार डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम डाइजेशन एग्जाम्पल अगर लें, आपने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है, आपने कहा आपका मुख है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, एसोफेगस आता है, आपका स्टमक आता है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और ग्लैंड्स आते हैं। ये सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। और सबका एक ही मोटो है, सबका जो उद्देश्य है वो एक है कि यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन ये जो पाचन की प्रक्रिया है ये क्या होती है, अलग अलग स्टेप में हमने पढ़ी थी। हमने कहा कि मुख में कुछ पाचन तो मुख में ही हो गया है, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमारी इसोफेगस है, उसमें पाचन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। फिर हमने कहा हमारे स्टमक में क्या हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। फिर हमने कहा कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का ही पाचन हो रहा है। तो आपने क्या कहा, अलग अलग अंगों में अलग अलग स्टेप हो रहे हैं, ठीक है, और इन्हीं स्टेप को मिला करके पूरी प्रोसेस पूरी होती है। तो सेम चीज आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। आपने क्या कहा कि यहाँ पर प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है, तो कुछ ऐसे अंग हैं जहाँ पर युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। कुछ ऐसे अंग होंगे कि जो कि युग्मकों का क्या करेंगे, नरिशमेंट करेंगे या उन्हें पोषण प्रदान करेंगे। कुछ ऐसे अंग होंगे कि जो गैमीट के मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसीलिए आपको क्या कहा गया है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं, अभी आपने क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, आपने मनुष्यों में रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा गैमेट किस अंग में बन रहा है, उस अंग का नाम क्या है, ठीक है। तो फिर से आते हैं अलैंगिक जनन पे। हमने कहा अलैंगिक जनन में क्या है, यहाँ पर प्रजनन अंग अगर शामिल ही नहीं है तो युग्मक बनेंगे ही नहीं, ठीक है। अब अगर युग्मक ही नहीं बनेंगे तो निषेचन होगा ही नहीं, क्योंकि निषेचन तभी हो सकता है जब यहाँ पर दो गैमेट आपके पास आते हैं। अब जब आपने पढ़ा था लैंगिक जनन को तो बहुत लंबी प्रोसेस थी, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप समझेंगे कि और लंबी प्रोसेस होती है। अभी तक आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, जाइगोट से पार्चुलेशन की जो प्रोसेस होती है आपने कहा बहुत लंबा टाइम है, 9 मंथ का टाइम वहां पर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो उससे पहले भी शुरू हो जाती है। आपने क्या कहा कि जब आप रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं, स्पेशली जब आप लैंगिक प्रजनन को पढ़ते हैं, तो आप 3 स्टेजेस वहां पे देखते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन फेज और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है। आपके पास 3 अवस्थाएं आती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि निषेचन से पूर्व की अवस्था। तो आपने क्या कहा, आप अभी तक कितना जानते थे, आपने कहा कि निषेचन के बाद का जो टाइम है उसी में आप 9 मंथ का टाइम आप जानते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन अगर कहा जाए कि जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो निषेचन से पहले ही शुरू हो गई है, जिसे आप प्री फर्टिलाइजेशन फेज कह रहे हैं या पूर्व निषेचन की अवस्था कह रहे हैं, तो क्या हुआ वहां पे, आपने कहा कि वहां पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और ये भी कहे एक लंबी प्रोसेस है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
अगर आप ह्यूमंस में देखेंगे तो आपने कहा कि अगर फीमेल में आपने कहा कि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक साइकिल चल रही है, 28 डेज की साइकिल चलती है, ठीक है। और उसी साइकिल के मिड में क्या होता है, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपके पास आती है फर्टिलाइजेशन का फेज आता है। फर्टिलाइजेशन में आपने कहा कि क्या हुआ, गैमेट का फ्यूजन हुआ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आप क्या देखते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड है वही आपके पास 9 मंथ का आता है। तो आपने क्या कहा कि जो लैंगिक प्रजनन था वो बहुत लंबा टाइम पीरियड था, ठीक है। जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ना ही गैमीट बनेंगे, ना ही निषेचन होगा, तो आधे से ज्यादा टाइम तो क्या हुआ यहाँ पर बच जाता है। तो सीधा क्या होगा, आपने कहा कि ये सारा टाइम नहीं लगेगा, तो कम समय में अगर हम कंपेयर करें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को, तो आपने कहा अलैंगिक जनन में कम टाइम लगेगा क्योंकि युग्मक का निर्माण ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब आपने कहा युग्मक शामिल नहीं है, निषेचन शामिल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि सरल प्रक्रिया होगी, क्योंकि जब आप युग्मक निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो यही बहुत डिटेल में चला जाता है। जब आप कहेंगे, जब आप प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, आप देखेंगे कि युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया ही बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर युग्मक का निर्माण ही नहीं हुआ है तो प्रक्रिया कैसी होगी, सिंपल होगी, ठीक है। पढ़ने में भी आपको सिंपल लगेगा, आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से अंग शामिल हैं, युग्मक बने तो किस प्रकार से बने, युग्मकों का नाम क्या था, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, अलैंगिक जनन क्या है, एक सरल प्रक्रिया है, कम समय में होती है, और ये कुछ बेसिक से फीचर्स आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक और फीचर आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर विविधता नहीं आती है, आप ये जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर विविधता नहीं आती है। क्या होती है विविधता, आपने कहा डाइवर्सिटी, आपने कहा कि कुछ आपके पास कोई चीज है और उनमें वैरायटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपके पास स्कूल बैग है। अब स्कूल बैग है तो ऐसा नहीं कि पूरी क्लास के पास एक ही स्कूल बैग है, देखिए बैग तो है, सब में बैग ही होगा, लेकिन बैग की भी अलग अलग वैरायटी होती है, आपने देखा होगा, कलर अलग होगा, डिजाइन अलग होगा, कंपनी अलग होगी, बहुत सारी चीजें अलग होंगी। किसी में 3 पॉकेट आपको मिले तो किसी में आपको 4 पॉकेट मिले, तो क्या वैरायटी आपको मिल रही है, ठीक है। ऐसी ही वैरायटी जीवों में भी आपको देखने को मिलती है। आपने क्या कहा, आपने कहा कि जो हमारे पेरेंट थे, तो हमारे पेरेंट से क्या हुआ, हमारा निर्माण हुआ है। तो हम में अपने पेरेंट के गुण आते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट अपने पेरेंट की कॉपी नहीं है, हम में विविधता पाई जा रही है। आपने कहा कि आप कुछ थोड़ा बहुत अपने माता पिता जैसे दिखते हैं, लेकिन एकदम से उसी तरीके से नहीं दिखते हैं, 100% आप वैसे नहीं दिखते हैं जैसे कि आपके पेरेंट हैं। इसका मतलब कुछ तो आप में वैरायटी आई है, कुछ तो आप में अलग आया है, जो कि आपको और आपके पेरेंट को अलग करता है, या आपके भाई बहनों को अलग करता है। आप में क्या है, वैरायटी आ रही है, ठीक है। ये जो वैरायटी है ये अलैंगिक जनन में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, उसके लिए आपको ये जानना होगा कि वैरायटी का आधार क्या था, क्यों यहाँ पे वैरायटी आ रही थी। अगर हम बात करें लैंगिक जनन में तो वैरायटी क्यों आ रही थी, क्योंकि आपने कहा कि 2 जनक शामिल थे, आपने कहा कि 2 जनक यहाँ पे क्या थे, शामिल थे। और 2 जनक जब शामिल थे तो दोनों जनकों के गैमेट यहाँ पर फ्यूज हुए हैं, और ये अगर आपके पास F1 जनरेशन आई है, F1 जनरेशन समझते हैं आप लोग, जो आपकी पहली पीढ़ी कही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, आपके पेरेंट हैं और ये आप हैं, तो आप क्या है, F1 जनरेशन है, ठीक है। तो जो संतति है, संतति में क्या है, दोनों जगह से क्या आ रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल आ रहे हैं, दोनों जगह से कैरेक्टर आ रहे हैं। अब जब दोनों जगह से कैरेक्टर आएंगे तो क्या होगा, आप में कुछ एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। हम हमेशा लेते हैं कलर का एग्जाम्पल, आप 2 अलग अलग कलर को ले लीजिए, मिक्स कीजिए और आपके पास तीसरा कलर आ जाता है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अलैंगिक जनन में आपने क्या कहा, यहाँ पर सिर्फ एक ही जनक है, एक ही जनक है, तो कैरेक्टर एक ही जगह से आएंगे, ठीक है। तो जब कैरेक्टर एक ही जगह से आए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो संतति बनेगी वो सेम अपनी पेरेंट जैसे बनती है, उसमें कोई विविधता नहीं आती है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, अलैंगिक जनन की बात हो रही है, कि अलैंगिक जनन में जो संतति होगी वो 100% अपने पेरेंट जैसे ही दिखती है। इतनी बात क्लियर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हमारे पास आते हैं।
चलिए अब डिस्कस करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आई, आपने कहा दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, यानी कि इस प्रकार के प्रजनन में सिर्फ एक ही जनक यहाँ पर शामिल होगा। इट टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अमीबा एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा। कह रहे हैं कि जो अलैंगिक जनन है वो क्या होता है, सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और उन्हें देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास दो आए हैं, अमीबा और हाइड्रा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, दोनों ही क्या है, माइक्रोस्कोपिक हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हाइड्रा में किस प्रकार से क्या होता है, प्रजनन होता है, यानी कि हाइड्रा किस प्रकार से अपनी संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हाइड्रा में क्या होती है, बर्डिंग होती है। बर्डिंग आप समझते हैं, जैसे कि आपने कहा कि कली निकल रही है, कली बन रही है। आपने प्लांट में भी ये चीजें देखी होंगी, जैसे कि आपने क्या कहा, आपको लगाना है कोई भी कुछ ऐसी बेल होती हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि आप क्या करते हैं, कली को काट करके मिट्टी में डाल लेते हैं और वहीं से नया पौधा बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपको क्या इमेज दिखाई दे रही है हाइड्रा की, ये है आपके पास हाइड्रा। ठीक है, यह हाइड्रा ऐसा नहीं था जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। यह हाइड्रा कैसा था, कुछ इस प्रकार से था। ये हाइड्रा इस प्रकार से था। अब आप सोचेंगे इस हाइड्रा में, डिजाइन पे मत जाइए, अब आप ये सोचेंगे कि इस हाइड्रा में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखिए, आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिखेगा, वो है ये वाला। ये वाला जो आपको उभार दिख रहा है, आपको इस वाले हाइड्रा में नहीं दिखेगा। तो ये पहले नॉर्मल हाइड्रा था, नॉर्मल हाइड्रा था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर इस हाइड्रा में छोटा सा उभार आना शुरू हो गया है। छोटा सा उभार आना क्या हुआ, शुरू हो गया, और ये उभार अब बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये जो उभार था, ये कुछ कुछ पेरेंट हाइड्रा जैसा दिख रहा है, क्योंकि आपके पास ये क्या है, ये आप कह सकते हैं कि ये पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, अब ये पेरेंट हाइड्रा पे क्या आ गई है, छोटा सा उभार आ गया है, जिसे आप क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बर्ड है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसमें बर्डिंग हो रही है। तो जो पेरेंट हाइड्रा था, जो जनक हाइड्रा था, वो नॉर्मल था, वो कुछ इस प्रकार का दिखता था। इसमें क्या हुआ, छोटा सा उभार आना शुरू इस प्रकार से हो गया, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो छोटा सा उभार है, ये अब क्या करेगा, इसकी ग्रोथ होगी। और आप क्या देख रहे हैं, तीसरी इमेज में आपने क्या देखा, ये बिल्कुल पेरेंट हाइड्रा जैसा हो गया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसका जो साइज है वो छोटा है। ठीक है, आप अगर थर्ड नंबर पे देखेंगे, आपने क्या कहा कि बर्ड यहाँ पे ग्रो हो गई है। अगर आप थर्ड नंबर पर देखेंगे तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर ये जो बर्ड है ये सेम हाइड्रा जैसी बन गई है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो पेरेंट हाइड्रा था वो कैसा है, बड़ा है, और जो आपको बेबी हाइड्रा दिखाई दे रहा है वो छोटा है। और फोर्थ में आपने क्या देखा कि ये पेरेंट हाइड्रा से अलग हो गया है। जो बेबी हाइड्रा है, जो आपको यहाँ पर न्यू हाइड्रा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपके पास न्यू हाइड्रा आ गया है। तो ये जो न्यू हाइड्रा है, ये क्या हो गया है, पेरेंट बॉडी से अलग हो गया है। अब आपको नॉर्मल हाइड्रा दिखाई दे रहा है। अब ये क्या आपके पास बेबी हाइड्रा आ गया है। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, यानी कि इसका विकास होगा, इसमें वृद्धि होगी, और ये फिर क्या होगा, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मेच्योर हाइड्रा यहाँ पर बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं हाइड्रा में। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, हुआ कुछ नहीं, सिर्फ हाइड्रा में क्या हुआ, बर्ड बनी, और उस बर्ड ने क्या किया, ग्रोथ की, वृद्धि हुई। और जैसे जैसे जब जो बर्ड थी वो सेम पेरेंट हाइड्रा जैसी बन गई, सेम जनक हाइड्रा जैसी बन गई, तो अब वो क्या होगी, जनक से यहाँ से अलग हो जाएगी, और जैसे ही अलग होगा वो एक नए हाइड्रा के रूप में विकसित होने लगेगा। तो इसी को आप क्या कहते हैं, बर्डिंग इन हाइड्रा। आपने कहा सबसे पहला बता रखा है, टेनी बम्प अपेयर्स ऑन पेरेंट हाइड्रा, यानी कि पेरेंट हाइड्रा, जनक हाइड्रा पे क्या हुआ, एक छोटा सा उभार आया। दूसरे में आपने कहा पेरेंट हाइड्रा डेवलप अ बर्ड, अब इस पेरेंट हाइड्रा में इस बर्ड की क्या होने लग गई है, डेवलपमेंट होने लग गई है। तीसरे में आपने कहा कि जो बर्ड है वो पूरी तरीके से विकसित हो गई है, यानी कि वो सेम अपने पेरेंट जैसे उसमें क्या आ गए हैं, जो कैरेक्टर कहिए या फिर जो फीचर्स कहिए वो आ गए हैं, शेप कहिए वो सेम वैसी आ गई है। और चौथे में आपने क्या कहा, बर्ड ब्रेक्स ऑफ टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा, अब जो बर्ड थी, जो
कली जिसे आप कहते हैं जो बर्ड थी वो मेन हाइड्रा से अलग हो गई है और उसने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, एक हाइड्रा ये है और दूसरा हाइड्रा ये है, यानी एक हाइड्रा से आपके पास कितने हाइड्रा बन गए हैं, 2 हाइड्रा बन गए हैं और यही क्या है, प्रजनन है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हाइड्रा है वो अपने नंबर में इंक्रीमेंट करते हैं। तो आपने क्या कहा, ये जनक है, ये है जनक और ये है संतति। ठीक है, ये है जनक और ये है संतति। अब आप सोचिए कि जब आपने पढ़ा था लैंगिक जनन के बारे में तो वो जो प्रोसेस थी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ी हैं। अगर आप दोनों को रिलेट करोगे तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पर जो बर्डिंग हो रही है बहुत इजी वे में हो रही है, बहुत सिंपल तरीके से हो रही है और बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो पढ़ लेते हैं बर्डिंग के बारे में। आपने कहा जस्ट लाइक ईस्ट रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बर्डिंग, यानी कि आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो बर्डिंग की प्रोसेस है कुछ इसी प्रकार की जो प्रोसेस है वो ईस्ट में भी पाई जाती है। ठीक है, ईस्ट में भी कुछ इसी प्रकार की बर्डिंग पाई जाती है। द हाइड्रा possess a different bulges on itself called buds, यानी कि हाइड्रा के शरीर में कुछ उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। These buds develop into individual hydra. Each hydra can possess a different number of buds. अब यही जो बर्ड होती हैं ये एक नए हाइड्रा में क्या हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं और अलग अलग प्रकार के जो हाइड्रा होते हैं, अलग अलग जो हाइड्रा होते हैं उनमें अलग अलग क्या जो बर्ड्स होती हैं उनका अलग अलग नंबर हो सकता है किसी में एक से ज़्यादा बर्ड बन गई है, किसी में एक ही बर्ड बनी है। ठीक है, तो ये है आपके पास आता है अलैंगिक जनन का पहला प्रकार। आपने क्या करना है, आपने पहले समझना है चीज़ों को। ठीक है, और आप क्या करेंगे, इमेजेस बनाएंगे। यहाँ पर हाइड्रा में किस प्रकार से प्रजनन हुआ है ये आप इमेज के द्वारा दिखाएंगे और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे कि ये जो इमेज है आपको बता क्या रही है। ठीक है, आपको चीज़ें क्या करनी है, पहले इमेज बनानी है, ड्रॉ करना है और फिर अपनी लैंग्वेज में बताना है कि आपको ये जो डायग्राम है ये क्या बताना चाहता है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब अमीबा की बात करेंगे और अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। तो क्या होगा अमीबा में, देखिए अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यह जैसे कि आपको इमेज दिखा रखी है, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, ये बीच में अमीबा में क्या आ गया है, न्यूक्लियस आ गया है। अब अमीबा में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, ये अमीबा है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये कुछ इस प्रकार से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहेगा, ये है पेरेंट अमीबा, ये है पेरेंट अमीबा, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस कुछ लंबाई में खींच रहा है और तीसरा आपने क्या देखा कि न्यूक्लियस और ज्यादा खींच गया है, बल्कि यहाँ पे क्या हो गया है, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 अमीबा का फॉर्मेशन हो गया है और अपने अपने अलग अलग अमीबा के पास क्या है, अलग अलग क्या है, न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। अब अलग अलग सेल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार की प्रोसेस हो रही है किसमें, अमीबा में। तो आप क्या करेंगे, इमेज को ध्यान से देखेंगे कि इमेज में सबसे पहले क्या हुआ है। आपके पास है पेरेंट अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या है, जलीय जीव है, माइक्रोस्कोपिक है, आप माइक्रोस्कोप में ही इसे देख सकते हैं। इसका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होती है, कैसे भी शेप को चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब अमीबा भोजन को ग्रहण करता है तो वो क्या करता है, वहाँ पे उसकी शेप चेंज हो जाती है और कुछ पैर जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसे आप स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अमीबा है सबसे पहले क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है, आपने ये है पहला, ये है सेकेंड इमेज, ये है थर्ड इमेज, ये आपके पास आती है फोर्थ इमेज और फिफ्थ में आपने क्या देखा कि 2 सेल बन गए हैं। पहली इमेज में आपको पेरेंट अमीबा यानी कि जनक अमीबा दिखा रखा है। दूसरी इमेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो खिंचने लगा है, यानी कि वो 2 पार्ट में टूटने लगा है। तीसरी इमेज में आपने देखा कि काफी हद तक जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तीसरे में आपने क्या देखा कि जो अमीबा है वो 2 पार्ट में टूट गया है, अभी भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ है लेकिन 2 पार्ट में टूट गया है। और 5वें स्टेप में आपने क्या देखा कि 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया है, यानी कि 2 अमीबा का निर्माण हो गया है, यानी कि एक अमीबा से
यहाँ पर 2 अमीबा का निर्माण हो गया है। इसे क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी का मतलब होता है कि जब एक सेल से 2 सेल बनती हैं। फिजन की जब आप बात करेंगे तो बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है। तो बाइनरी का मतलब है कि जब एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन रही हैं। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है कि जब एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन रही हैं। तो अमीबा जब भी आपके पास आए, आपने कहा कि बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। आपने कहा द अमीबा डिवाइड itself into two individuals and reproduction takes place in this way. This is called binary fission. यानी कि प्रजनन की वह विधि जिसके द्वारा अमीबा एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। अमीबा एक ही कोशिका से बनना होता है। एज इट रिप्रोड्यूस द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा डिवाइड इटसेल्फ एंड फॉर्म 2 डिफरेंट न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होगा? अमीबा में जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होता है, उसका विभाजन होता है। देन द डिवीजन ऑफ द बॉडी ऑफ द अमीबा टेक्स प्लेस एंड ईच पार्ट रिसीव वन न्यूक्लियस। फिर क्या होगा? जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं तो अमीबा का जो शरीर है या जो साइटोप्लाज्म है वो भी 2 भागों में विभाजित होता है और हर भाग में अपना न्यूक्लियस होता है। इन दिस वे 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट। तो इसी प्रकार से क्या हुआ? एक ही पेरेंट से, एक ही जनक से क्या हुआ? यहाँ पे 2 अमीबा बन गए हैं। तो ये भी क्या सिंपल प्रोसेस है। ना ही यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही यहाँ पे निषेचन हो रहा है, ना ही यहाँ पे क्या रही है एम्ब्रियो बन रहा है। ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ठीक है, तीसरा प्रकार है। ये सारे आप क्या पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन के प्रकार आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है जिसे आप विखंडन कहते हैं। पहले विखंडन होगा, फिर रीजनरेशन होता है जिसे आप क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहते हैं। यानी कि पहले विखंडन होगा, पहले पीसेस होते हैं और फिर क्या होता है? पुनः निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो 2 पार्ट में टूट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो पेरेंट की बॉडी है वो 2 पार्ट में टूट जाती है। जैसे कि प्लेनेरिया आपके पास एग्जाम्पल आता है। अब जब 2 पार्ट में टूट गया, फॉर एग्जाम्पल ये 2 पार्ट में क्या होता है? टूट जाता है। एक पार्ट ये है और इसके नीचे वाला पोर्शन ये है। तो क्या होगा इसमें? इसमें जो पार्ट टूट गए हैं उनका क्या होता है? पुनरुद्ध भवन हो जाता है। पहले तो टूट गया, पहले विखंडन हो गया, अब इसमें नीचे का पोर्शन यहाँ पर बन गया है और इसमें क्या हुआ? ऊपर का पोर्शन इस प्रकार से बन गया है। तो क्या हुआ? एक पेरेंट से यहाँ पर क्या बन गए हैं? 2 सेल्स यहाँ पर आ गई हैं। इसे ही कहते हैं फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो पहले क्या हुआ? विखंडन हुआ। पहले एक जो जनक है वो 2 भागों में टूटा। जब वो 2 भागों में टूट गया है तो अब वहीं से क्या होगा? उनकी बॉडी का फॉर्मेशन हो गया है। सिंपल सा हुआ। क्या होगा? आपने कहा कि जो सर है और जो नीचे वाला पोर्शन, जो टेल वाला पोर्शन है वो अलग हो गया। तो सर में टेल बन गई और टेल में सर आ गया है। इसी प्रकार से क्या हुआ? एक जनक से यहाँ पे 2 इंडिविजुअल बन गए हैं। तो क्या पढ़ा आपने? आपने कहा इन सम ऑर्गेनिज्म द पेरेंट organism divide itself into different fragments which where each fragments then regenerates and develops into a new organism। यानी कि सबसे पहले क्या होगा? जनक अपने आप को 2 भागों में क्या करता है? डिवाइड कर लेता है और वो दोनों ही भाग क्या करते हैं? अपने खोए हुए अंग को फिर से प्राप्त करते हैं, फिर से उनमें ग्रोथ होती है और इसी प्रकार से आपके पास क्या आ जाते हैं? यहाँ पे नए ऑर्गेनिज्म जुड़ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया का आपको एग्जाम्पल दिया गया है। स्टारफिश में भी होता है। Although starfish are capable of sexual reproduction as well, but many times they also reproduced asexually with the process of fragmentation। तो आप क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन का जो मेन एग्जाम्पल आप लिखेंगे वो है प्लेनेरिया, जो कि आपको इमेज में भी दिखा रखा है। ठीक है, और इसी के साथ आपका जो लास्ट टॉपिक आता है वो है पार्थेनोजेनेसिस। क्या होती है पार्थेनोजेनेसिस? पढ़ लेते हैं। चलिए, आपने कहा इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फीमेल ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस में कि बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे क्या होगा? एग का जाइगोट यहाँ पर बनता है। These eggs develop into a new organism. This type of reproduction can be seen in some fishes like sharks, some birds, reptiles like lizards and a few insects.
However, it cannot be seen in mammals. तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बिना ही नया इंडिविजुअल बन जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पे पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको सारे टॉपिक फिर से पढ़ने हैं, सारे डायग्राम बनाने हैं और समझने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।